हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसन डिजीज। अभी हम देखेंगे कि पार्किंसन डिजीज क्या होता है और इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ईटियोलॉजी क्या है और पैथोजेनेसिस क्या है। ये आपका एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके जो कमिंग एग्जाम है उसमें आने के इसके काफ़ी चांसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। प्रोग्रेसिव और न्यूरो डिजनरेटिव का क्या मतलब होता है? प्रोग्रेसिव मतलब अभी आपको सिम्टम इसके एक साथ नहीं दिखाई देंगे। सिम्टम क्या है? आपको धीरे 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 करके दिखाई देंगे ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। और न्यूरो डिजनरेशन का मतलब होता है जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डीजनरेट मतलब खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और न्यूरॉन्स हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, यदि वो डीजनरेट हो जाए, यदि वो डेड हो जाए तो वो दोबारा से डीजनरेट नहीं होता। इसमें होता क्या है कि जो न्यूरॉन का डीजनरेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारा जो डोपामीन का है। डोपामीन क्या होता है? एक टाइप का केमिकल होता है, कैटिकोलामीन्स। जो डोपामीन का कमी होती है या डोपामीन जिन न्यूरॉन्स को नरिश करता है उन न्यूरॉन्स की कमी हो जाती है हमारे ब्रेन के किस रीजन में? सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा हमारे ब्रेन का एक ऐसा रीजन है जिसमें सबसे ज्यादा हमारा डोपामीन का सिक्रीशन होता है। और यदि उस रीजन से हमारा डोपामीन का लेवल कम हो जाए तो उसकी वजह से न्यूरो डिजनरेशन होता है, और न्यूरो डिजनरेशन होने की वजह से पार्किंसन डिजीज जो है वो होती है। अब हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझना है हमको। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब हो गया हमारा, लॉगी वर्ड हमारा जहाँ भी लगा होगा मतलब स्टडी। एपिडेमियो मतलब एक हमें ग्रुप की या एक एरिया की जब हम स्टडी करते हैं तो मतलब पार्किंसन कितने परसेंट लोगों को अफेक्ट करती है, हमको वो स्टडी करनी है। तो ये डी फार्मा के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बी फार्मा के स्टूडेंट के सिलेबस में एपिडेमियोलॉजी पूछा जाता है। About 5 to 2 million people suffer from Parkinson disease worldwide. It is more common in Europe and the North America than in Africa. मतलब जो अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन पीपल है और जो यूरोपियन पीपल है उसके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अफ्रीकन। द एवरेज एज ऑफ ऑनसेट इज 65 ईयर। यंग ऑनसेट पार्किंसंटिस मतलब अभी इनिशियली क्या था कि ये 65 के आसपास, जो 65 की उम्र होती है उसके आसपास लोगों में पार्किंसन की डिजीज देखने को मिलता था। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग आपके आसपास जो बुजुर्ग होते हैं उन वो अपनी ऐसे गर्दन को धीरे धीरे करके हिलाते रहते हैं, है ना? तो ये ऐसे ही नहीं है, मतलब इसको कहते हैं ना, ये एक सिम्टम होता है हमारा पार्किंसन डिजीज का। तो अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी ये जो बीमारी है पार्किंसन डिजीज, अब ये कुछ यंग लोगों में भी देखने को मिलती है। उसका रीजन है अल्कोहल, स्मोकिंग और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इन सब की वजह से अब यंग एज 40 ईयर्स के आसपास भी हमको पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है, जिसके कि 5.2 मिलियन में से 5 से 10% केसेस जो है वो हमारे यंग 40 ईयर्स एज के एज ग्रुप में है। अब हम बात करें कॉजेज। कॉजेज को हम ईटियोलॉजी भी बोल सकते हैं। आप यहाँ इसको काट के ईटियोलॉजी भी मेंशन कर सकते हैं। तो ईटियोलॉजी की हम बात करें तो दो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्किंसन डिजीज के लिए, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक में कुछ 12 जीन्स होते हैं, टोटल 12 जीन्स जो कि पार्किंसन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको नाम दिया गया है PARK1, पार्क 1 से लेके पार्क 11 and NR4A2। ये टोटल 12 जीन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्किंसन डिजीज के। मतलब यदि इन जीन्स के अंदर कोई भी म्यूटेशन होगा तो आपको पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दूसरा जो हमारी इटियोलॉजी है दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या हो गया? एक्सपोजर टू द पेस्टिसाइड्स। यदि आप कंटिन्यूअसली किसी पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स या हैवी मेटल्स के एक्सपोजर में है, मतलब लगातार उनके कांटेक्ट में है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जा रहे हैं। और जब बॉडी में कोई चीज जाएगी तो वो क्या करेगी? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करेगी, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे और पार्किंसन डिजीज देखने को मिलेगी। तो मेन पार्ट है इसका सिम्टम्स, या इसको हम बोल सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सिम्टम्स पार्किंसन डिजीज के जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला है मोटार सिम्टम और दूसरा है नॉन मोटार सिम्टम। मोटार सिम्टम का मतलब होता है कि जितने भी हमारे मूवमेंट से रिलेटेड सिम्टम होते हैं,
चलने फिरने, हाथ ऊपर उठाना, हाथ नीचे करना, सिर को हिलाना, ये सब चीजें जो है वो हमारे मोटार सिम्टम्स आते हैं। और जितना भी हमारा नॉन मूवमेंट पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉन मोटार सिम्टम। तो मोटार सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे पेशेंट में? जो फर्स्ट साइन होगा वो होगा रेस्टिंग ट्रीमर, है ना, और जो कि हमको सबसे पहले हमारे अपर लिम मतलब हाथों में दिखाई देगा। हाथों में क्या होगा? ट्रेमर्स आना, मतलब पेशेंट जो है वो नॉर्मली बैठा हुआ है, रेस्टिंग पोजीशन में है, और उसके हाथों में क्या है? अकड़न हो गया, वो बैठे बैठे एकदम से हाथ है सुन्न हो गया, है ना। ये पहला साइन होता है पार्किंसन डिजीज का। इसके बाद सेकंड सिम्टम है मोटार सिम्टम का, ब्रेडी काइनेसिया। ब्रेडी वर्ड का मतलब होता है स्लोनेस, और काइनेसिया मतलब मूवमेंट। तो मतलब स्लो मूवमेंट जब भी होगा, यूजुअली द अपर बॉडी, पेशेंट मतलब पेशेंट की इच्छा नहीं होगी कि वो कहीं पे भी मूव करे या चले फिरे, तो जो ऐसा सिम्टम होता है इसको हम बोलते हैं ब्रेडी काइनेसिया। हाइपोकाइनेसिया, हाइपो का मतलब है लॉस, और काइनेसिया मतलब मूवमेंट। तो जब बिल्कुल ही मूवमेंट खत्म हो जाएगा, पेशेंट का बिल्कुल ही मन नहीं होगा चलने का, है ना, इंक्लूडिंग द इम्पेसिव फेशियल एक्सप्रेशन एंड लॉस ऑफ आर्म स्विंग, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देगा, वो दुख होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो दुखी है, खुश होगा तो नहीं समझ में आएगा खुश है। आप उससे कहेंगे कि वो अपनी आर्म को स्विंग करे, अपने हाथ को मूव करे, तो वो भी नहीं करेगा। तो यदि इस टाइप का सिम्टम देखने को आ रहा है पेशेंट में, तो दैट इज योर हाइपोकाइनेसिया। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस टू द पैसिव मूवमेंट, मतलब ऐसा कि आप किसी को जैसे धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो लेकिन वो बाहर नहीं जा रहा, है ना। तो इस टाइप का जब बॉडी का आपको अंदर से तो मन कर रहा है कि मैं चलूं, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो मूवमेंट नहीं कर रही है, तो वो जो सिम्टम होता है उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। नेक्स्ट है हमारा मोटर फ्रीजिंग। मोटर फ्रीजिंग, मोटर का मतलब वही आपके मूवमेंट, वो अपर लिम्ब हो सकते हैं, लोअर लिम्ब हो सकते हैं, उनका एकदम से फ्रीज हो जाना, मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट ना दिखाई देना बॉडी के अंदर। स्टूप्ड पोस्चर एंड पुअर बैलेंस। स्टूप्ड पोस्चर क्या होगा? ऐसे झुका हुआ, कंधे जिनके झुक जाते हैं, उसको हम बोलेंगे स्टूप्ड पोस्चर। एंड द पुअर बैलेंस, जब बॉडी का बैलेंस ना बन पाए चलने फिरने में, कभी कभी ऐसे पेशेंट जो है वो गिर भी जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन मोटर सिम्टम। नॉन मोटर सिम्टम में पहला आता है न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स मतलब डिमेंशिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि आपके न्यूरॉन्स और आपकी साइकोसिस से रिलेटेड होते हैं। डिमेंशिया मतलब ऐसा लॉस ऑफ मेमोरी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। एंजाइटी, आप एंजाइटी डिप्रेशन, ये वो आपका, आप अवसाद में बने रहेंगे, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, दैट इज योर न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स। ऑटोनॉमिक सिम्टम्स की हम बात करें तो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स में आपका कॉन्स्टिपेशन आ गया, हाइपर हाइड्रोसिस आ गया। हाइपर हाइड्रोसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, जब बहुत ज्यादा पसीना आता है तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज्यादा लार का टपकना, दैट इज योर सलेउरिया। ये सारे सिम्टम्स ना आपसे जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में एक एक नंबर के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू टाइप के, तो उनसे पूछा जा सकता है। डिफाइन हाइपर हाइड्रोसिस, या चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द हाइपर हाइड्रोसिस, या सेलोरिया, या पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे ही सपोज करो कोई पेशेंट लेटा हुआ है अभी, और वो एकदम से खड़ा हो जाए, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो एकदम से डाउन चला जाता है, और वो कभी कभी गिर जाता है। तो जब पोस्चर को बदलने से ब्लड प्रेशर का कम हो जाए, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। स्लीप डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं नार्कोलेप्सी या स्लीप पैरालिसिस, मतलब पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आएगी, या नींद आएगी तो वो बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन में चला जाएगा कि ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल पैरालाइटिक कंडीशन जो होती है। सेंसरी सिम्टम्स, सेंसरी सिम्टम्स में आता है पैरेंथियसिस। पैरेंथियसिस मतलब एबनॉर्मल डर्मल सेंसेशन, हाथ पैरों में खुजली होना, है ना, इचिंग होना। तो मतलब एक स्पेशल अलग टाइप का, ऐसा नहीं है कि आपको स्किन इन्फेक्शन होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बॉडी के अंदर ना इचिंग हो रही है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरेंथियसिस। तो ये सिम्टम्स हुए हमारे पार्किंसन डिजीज के। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में डायग्नोसिस, कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि किसी पेशेंट को पार्किंसन है। तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। आप पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करेंगे, जितने भी सिम्टम्स अभी हमने ऊपर पढ़े, इन सारे सिम्टम्स को लेके, क्या उसको रेस्टिंग ट्रीमर है, क्या उसको ब्रेडिकाइनेसिया है, ये रिजिडिटी है, ऑटोनॉमिक
सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं, सेंसरी सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हम पहले पेशेंट से एक एक करके पूछेंगे या उसको ऑब्जर्व करेंगे। देन हम नेक्स्ट डायग्नोसिस जो हमारी केमिकल डायग्नोसिस है उसके ऊपर आएंगे। वो होती है हमारी सबसे पहला पॉइंट लीवोडोपा चैलेंज। ये एक मेन टेस्ट है। क्यों? लीवोडोपा जो एक ड्रग का नाम होता है, जो कि ड्रग हम इसके ट्रीटमेंट में भी देते हैं पार्किंसन के लिए। तो चैलेंज का मतलब यदि हम किसी पेशेंट को लीवोडोपा दें और उसके बाद उसके सिम्टम्स के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, तो आप समझ लीजिए उस पेशेंट को पार्किंसन डिजीज है। इसी टेस्ट को हम बोलते हैं लीवोडोपा टेस्ट। सेकंड है सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। मतलब एक टाइप का सीटी स्कैन होता है, लेकिन एक अच्छी इमेजेस आती हैं इसमें आपकी ब्रेन की। तो इसमें हम ब्रेन का बेसिकली वही सबस्टेंशियल नाइग्रा वाला पार्ट को डिटेक्ट करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर कितने जो आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं उनका डिजनरेशन हुआ है। जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। वो आप कैसे करोगे? फैमिली हिस्ट्री पता करके कि पेशेंट की फैमिली में पहले रहा है ये डिजीज या नहीं रही है, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक टेस्टिंग। एंड लास्ट होता है हमारा ऑल्फैक्टरी टेस्टिंग। ऑल्फैक्शन मतलब जो आप स्मेल करोगे, तो पेशेंट को कुछ स्मेल करने को दिया जाता है। मतलब बेसिकली इससे क्या है, आप उसके सेंसरी सिम्टम्स को इवेल्युएट करोगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट को स्मेल नहीं आ रही है, तो मे बी पॉसिबल है कि उसको पार्किंसन डिजीज हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के अभी ये बीमारियां हो कैसे रही है ना, ये डी फार्मा बी फार्मा दोनों के ही सिलेबस में स्पेशली अलग से मेंशन है कि आपको पैथोफिजियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, ईटीओ पैथोजेनेसिस ये सभी बताना है। तो सब आ गया। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि जो इसके कॉजेज हैं, जो ईटियोलॉजी है, पहला था जेनेटिक और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर इधर आ गया आपका सेलुलर एजिंग में, और जेनेटिक फैक्टर इधर आ गए आपके। तो सेलुलर एजिंग मतलब जब आपकी सेल बूढ़ी हो रही होती है, कि आपको एजिंग मतलब अब दो तरीके से एज होगा। एक तो एक नॉर्मली आपकी एज बढ़ रही है, अभी आप 10 के थे, फिर 20 के हुए, फिर 40 के हुए, फिर 60 के हुए, तो ये हुआ नॉर्मल सेलुलर एजिंग। दूसरा है जब आप लगातार किसी एक केमिकल के कांटेक्ट में है, लाइक पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, या सेल तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा सेलुलर एजिंग होगी, है ना। तो सेल जो है वो बूढ़ी होना शुरू हो जाएगी, या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सेल के अंदर एट्रोफी हो जाएगी। एट्रोफी मतलब सेल का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो जीन्स अभी मैंने बताया आपको, पार्क 1 से लेके पार्क 11 और NR4K3। तो पार्क 1, पार्क 2 और पार्क 3, इनमें से इन 3 जीनों में से किसी के भी अंदर म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन मतलब सडन जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाए, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाए। तो इससे होगा क्या, ये सारी कंडीशनों से मिसफोल्डिंग और डिसफंक्शन ऑफ अल्फा सिन न्यूक्लिन, एक प्रोटीन होती है अल्फा सिन न्यूक्लिन, उसकी मिसफोल्डिंग शुरू हो जाती है। अभी इस प्रोटीन का फंक्शन क्या है? इस प्रोटीन का फंक्शन है कि जो आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है उनको बनाए रखना, है ना, उनको उसी कंडीशन में मेंटेन करके रखना। तो जब डोपामिन इस प्रोटीन के अंदर मिसफोल्डिंग होगी, मतलब ये अपना काम प्रॉपर नहीं करेगी, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को प्रॉपरली उनकी प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन करके नहीं रखेगी। तो उससे क्या होगा, आपका जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स है, जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं वो टूटने लगेंगे। अब सिनेप्टिक वेसाइकल्स टूटा, तो अभी हम ये देखते हैं कि सब सिनेप्टिक वेसाइकल्स होता क्या है। सबसे पहले इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सिनेप्टिक वेसाइकल्स, देखिए अभी आपने ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जिस ये इस तरीके से यहाँ पे आपका न्यूरॉन्स होता है। मतलब ये आपका प्री सिनेप्टिक हो गया, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, और वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू आएगी? किसी केमिकल मैसेंजर के थ्रू आएगी। तो वो केमिकल मैसेंजर क्या होगा? अभी हम पार्किंसन डिजीज की बात कर रहे हैं, तो पार्किंसन डिजीज में वो केमिकल होगा हमारा डोपामीन। ठीक है। तो जैसे ही वो सिनेप्टिक वेसाइकल्स, मतलब वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारा डोपामीन जो है वो स्टोर होकर रहता है, तो यदि वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो वो डोपामीन जो है वो बिखर जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि यहाँ से वो डोपामीन का सिनेप्टिक वेसिकल्स में आया, और सेकंड पोस्ट सिनेप्टिक वेसिकल्स पे चला गया आपका। ठीक है। तो इसको यहाँ से प्री से लेकर पोस्ट तक आना होता है, तभी ये केमिकल इंफॉर्मेशन जो है हमारी बॉडी में ट्रांसफर होगी। यदि ये बीच में जाके ब्रेक डाउन हो गया, या यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड नहीं हुआ,
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इंफॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी, मतलब वही न्यूरो डिजनरेशन शुरू हो जाएगा। तो अभी हुआ क्या कि इस प्रोटीन के मिस फोल्डिंग की वजह से, ये जो अल्फा सिग्निफिकेंट प्रोटीन थी, इसकी मिस फोल्डिंग की वजह से सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो है वो टूटे। सिनेप्टिक वेसाइकल्स टूटे तो उसकी वजह से क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक कैटिकोलामीन्स जो है वो बढ़ गए। साइटोप्लाज्मिक बढ़े, सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर नहीं बढ़ेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कैटिकोलामीन है, मतलब डोपामीन तो बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ बढ़ रहा है, जहाँ उसकी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत अभी कहाँ पे है आपको, सिनेप्टिक वेसाइकल्स के ऊपर, आपके पोस्ट सिनेप्टिक वेसाइकल्स के ऊपर, लेकिन वहां उसका लेवल क्या है, कम हो गया। जिसकी वजह से आपका जो बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा मतलब न्यूरो डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और न्यूरो डिजनरेशन स्टार्ट होगा तो आपको पार्किंसन डिजीज जो है वो देखने को मिल सकती है। चलिए, अभी इसका ट्रीटमेंट जनरली काफी सारी ड्रग्स है, लेकिन अभी आपके डी फार्मा के लेवल पे भी आप ये दो ड्रग के नाम भी लिख के आओगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लीवोडोपा और कार्बिडोपा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में ही दिया जाता है, लीवोडोपा और कार्बिडोपा। ठीक है, अभी अब बात करते हैं कि इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जो दो दो नंबर वाले हैं या जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पार्किंसन डिजीज में हम इनमें से कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं। तो चार ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवोडोपा। यदि ऑप्शन में कार्बिडोपा है तो कार्बिडोपा भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सी प्रोटीन है जिसकी मिसफोल्डिंग होने की वजह से आपको पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। तो वो कौन सी प्रोटीन है, अल्फा सिग्निफिकेंट। ओके। इसी तरीके से ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब पूछा जा सकता है कि डिफाइन ब्रेडिकाइनेसिया, डिफाइन हाइपोकाइनेसिया, या व्हाट इज साइलोरिया, हाइपर हाइड्रोसिस, नार्कोलेप्सी। तो ये टर्म्स हैं जिससे कि आपके एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके।